गुड इवनिंग। टेस्ट पेपर है ना। और भी कुछ होमवर्क था क्या? प्रोबेबिलिटी होमवर्क था ना। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 2, 10 प्रॉब्लम्स। ओके, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट क्विकली? 1 to 5, 5 and 7, 3 and 4, 3, 4, 5, 7. Okay, question number 3. गेम ऑफ चांस। प्रॉब्लम तो तुमने समझ ही लिया है ना। ईच प्लेयर थ्रो 2 dice, scores the difference between large and small number। तो किसी भी प्लेयर का, प्लेयर ए का पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है? आई थिंक 0। दोनों इक्वल नंबर। डिफरेंस कैन बी 1, डिफरेंस कैन बी 2, 3, 4 एंड 5। मेरे ख्याल से 5 को एक्सीड नहीं कर सकता। हाईएस्ट डिफरेंस इज 6 - 1। ये पॉसिबल स्कोर ऑफ ए। आई थिंक सेम इज द पॉसिबल स्कोर ऑफ बी। फाइन। तो प्रोबेबिलिटी नाइदर प्लेयर विंस। तो मुझे और दोनों प्लेयर का जो स्कोर का डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए। 4 और मोर। हाँ बिल्कुल ठीक दीपमान, बस इंटू 2 लिखना तुम भूल गए है ना। 1 माइनस इट इज प्लेयर ए हु विन और इट इज प्लेयर बी हु विन। तो मैं एटलीस्ट 1 प्लेयर विन, ए और बी, उसको घटा दूं। नाउ आई वॉन्ट ए टू विन, है ना। ए विन करना चाहता है। तो अगर ए विन करना चाहता है तो ए का स्कोर बी के स्कोर से एटलीस्ट 4 मोर। तो ए का स्कोर 4, बी का स्कोर 0। यार यहीं से दिखा देता हूं सर, 4-0 है ना। 5-0, 5-1। मेरे ख्याल से इतने ही केसेस बनेंगे ना। This is the probability A win. I think same is the probability B win. This is going to be my answer. So no player win. Got it? अब तो इजी है, अब तो काउंटिंग करनी पड़ेगी सर। 4 का मतलब है 2, 6, 6, 2, 1, 5, 5, 1। मेरे ख्याल से और कोई केस नहीं। 4/36, 0, 1, 1, 2, 2, 6, 6 है ना। 5 only one case, 6, 1, 1, 6। 2, 0, 5 and 1। 5 तो अभी करके बताया ना तुमने मुझे। 1 इसमें थोड़ी सी काउंटिंग ज्यादा है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। सबके रिवर्स भी गिन लेना। 10/36 था ना। इजी क्वेश्चन। यस है ना, बिल्कुल ठीक।
नेक्स्ट कौन सा बोला था? 3 के बाद 4 बोला था ना, 4। 4 एंड 5 है ना, एंड 7। अरे 2 आदित्य इजी था यार। 2 में देखना, डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, मैं तेको ओरली बताता हूं। डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इन 3 शॉट्स। तो 3 पॉसिबिलिटी है ना इसमें। एग्जैक्टली 1 शॉट हिट है ना, तो एग्जैक्टली 1 शॉट हिट की प्रोबेबिलिटी तुम निकाल सकते हो। शॉट 1 हिट, 2 3 नॉट हिट, और शॉट 1 नॉट, 2 हिट नॉट 3, और नॉट 1 नॉट 2 3 हिट। ये तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हिट। अब मानते हो गिवन दैट एग्जैक्टली 1 हिट योर टारगेट इज डिस्ट्रॉयड, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ऐसा कोई थोड़ी कि तुमने एग्जैक्टली 1 हिट किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑन एग्जैक्टली 1 शॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हिट इज 1/3। तो ये जो तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली ना कि एग्जैक्टली 1 हिट इंटू 1/3, टोटल प्रोबेबिलिटी जा रहा है, प्लस एग्जैक्टली 2 हिट एंड इट गॉट डिस्ट्रॉयड। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर एग्जैक्टली 2 हिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। 1 हिट, 2 हिट, नॉट 3, 1 हिट, 3 हिट, नॉट 2, 1 नॉट, 2 हिट, 3 हिट, into given that 2 hit probability of destroyed, that is 7/11। मेरे ख्याल से बात समझ गए कि सर ये जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे एग्जैक्टली 2 हिट, उसको मल्टीप्लाई कर देना 7/11 से, और इसी तरह से प्लस तीनों हिट कर गए, वो तो तुम मल्टीप्लाई कर लोगे खट खट खट, है ना, कि सर पहला भी हिट हो गया, दूसरा भी कर गया, तीसरा भी हिट कर गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना कि अब डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब तो श्योर है 1 है, इंटू 1। मेरे ख्याल से बात क्लियर। फोर्थ प्रॉब्लम, ट्रेन, तुमने क्वेश्चन तो पढ़ ही रखा है ना। एन कैरियज को हम चेक कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक डिफेक्टिव कैरियज के साथ ट्रेन मूव करे। तो आई थिंक तुमने डेफिनेटली किया होगा 1 माइनस नो डिफेक्टिव। तो यहां पर मैं नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूं, ठीक। ऑल नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव की पावर n, ठीक। अब किसी भी एक कैरियज को तुमने प्रॉब्लम में पढ़ा होगा कि सर किसी भी हम कैरियज की बात कर रहे हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि इट इज डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव, ठीक है, और डिफेक्टिव में भी मैं बात करता हूं, डिफेक्टिव है एंड नॉट डिटेक्टेड। एक डिफेक्टिव एंड डिटेक्टेड, नॉट डिफेक्टिव। मेरे ख्याल से तुमको समझना चाहिए था कि सर उसने कहा तो है कि हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यार इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हो? ताकि अगर तुमको डिफेक्ट मिल जाए तो उसको ठोक पीट करके सही कर दो, जो तुमको समझ में आए कि यार मैं या तो उसको रेक्टिफाई कर दूंगा या फिर आई विल रिप्लेस इट। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो केस है डिफेक्टिव एंड डिटेक्टेड, ये भी अब नॉट डिफेक्टिव में कन्वर्ट हो गया कि हमने कैरियज को ठीक कर दिया। समझ गए? तो अब तुम यहां पर क्या लिखना चाहते थे? गुड, कि सर कैरियज इज गुड,
तो कैरियज गुड के लिए ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो? तो इन दो का सम कर दूं यहां पर, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कहेंगे सर इन दो को क्यों सम करते हो, उसके बजाय 1 माइनस दिस कर दो ना, दिस प्लस दिस इज 1। तो आई एम गोइंग टू राइट 1 माइनस दिस। Now it is defective, carriage is defective, probability P. Now not detected, यार दो इंजीनियर उसको डिटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे। नॉट डिटेक्टेड का मतलब ये हुआ ना कि दोनों ही डिटेक्ट नहीं कर पाए, सही है ना? तो इंजीनियर 1 कुड नॉट डिटेक्ट, इंजीनियर 2 ऑल्सो कुड नॉट डिटेक्ट, एंड मानते हो प्रॉब्लम ओवर कि सर ये आंसर हो गया। गलत मत लिखो दीपन, ठीक है ना? गलत लिख रहे हो। ये है गुड कैरियज। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, सही? यार 5 तुम लोग ये सेट लैंग्वेज, मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेट लैंग्वेज के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना? कैपिटल ए एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, पी चोजन, वापस रख दिया, क्यू फॉर्म्ड, P and Q have no element। तो मुझको लगता है कि यार तुमको मैंने एक अच्छा आइडिया बताया हुआ है कि सेट फॉर्म करना है तो एलिमेंट पे जाके करो। तो देयर आर n एलिमेंट, राइट? और मैं ऐसा चाहता हूं कि अरे गलत लिखा है तुमने बाइनोमियल, है ना? बस तुमने गलत लिखा है, समझ गए? और अगर सही इन दोनों को जोड़ के करोगे तब भी वही आएगा, वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो बस, और कुछ नहीं। कि सर ये खाली 1 माइनस पी है और ये बेचारा आपका पता क्या आएगा, पी इंटू डिटेक्टेड। तो इसको समझदार लोग कहेंगे कि सर इसको भी आप 1 माइनस P1 1 माइनस P2 लिख दीजिए, और नहीं तो मैं केस बना के लिखूंगा कि P इंटू P1 प्लस P2 माइनस P1 P2। कि सर इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1% डिटेक्ट को डिटेक्ट माना जाएगा ना। तो A इवेंट पर्सन इंजीनियर 1 डिटेक्ट, B इवेंट इंजीनियर 2 डिटेक्ट, तो उसका आंसर P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 हुआ ना। तो वो फैक्टर ही बन जाएगा जो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि 1 माइनस P1 1 माइनस P2। ठीक है, इस बात को खत्म करो, है ना? तो ये सेट का ऑब्जेक्ट T1 ऑब्जेक्ट, तो आई एम गोइंग टू फॉर्म सेट P सेट Q, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। एंड यू वांट नो एलिमेंट टू बी कॉमन इन P एंड Q। तो यार इस एलिमेंट को चॉइस दो ना, इस सेट इट ओनली बिलोंग टू P सेट और इट ओनली बिलोंग टू Q सेट और इट बिलोंग टू नन। मैंने इसको चॉइस ही नहीं दिया कि इट मे बिलोंग टू बोथ। तो लोग समझ गए कि सर T1 एलिमेंट P एंड Q दोनों में तो एक साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आपने सिर्फ 3 चॉइसेस दिए, 3। आई थिंक अब लोग समझ गए कि सर इसी तरह से आप T2 एलिमेंट को भी यही चॉइस दो, T3 को भी यही चॉइस दो, 3 की पावर n। अभी प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया मैंने,
इसमें ये तो एंश्योर हो गया कि इंटरसेक्शन इज फाई, है ना, नो एलिमेंट बिलोंग टू बोथ पी एंड क्यू। तो जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो दैट इज फाई, ठीक। लेकिन अब इसमें तुमको प्रॉब्लम ये हुई होगी कि सर इसमें नॉन एम्प्टी सेट भी लिखा था, जबकि इसमें वो केसेस भी चले गए व्हेन योर पी इज एम्प्टी, व्हेन योर क्यू इज एम्प्टी। इतनी जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। तो अब तक एक्सपर्टाइज हो चुका है कि सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन इज अवर फेवरेट। तो ए इवेंट पी इज एम्प्टी, क्यू इवेंट बी इवेंट क्यू इज एम्प्टी। तो यूनियन फॉर्मूला आता होगा ना, एन ए एन बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी तुमको इसी क्वेश्चन में, इसके ऊपर के क्वेश्चन में यूनियन का फॉर्मूला लगा के दिखाया मैंने। तो P इज एम्प्टी, तो यार T1 हैज चॉइस ओनली Q नन, क्योंकि P तो अब चॉइस से ही हट गया, P को एम्प्टी रखना है 2 की पावर n। ये आंसर Na का। आई थिंक NB का भी यही आंसर है, Na प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब P इज एम्प्टी एज वेल एज Q इज एम्प्टी। तो एवरी एलिमेंट हैज चॉइस नन नन नन। दिस इज माई फेवरेबल वे। टोटल में तो तुम लोग बुद्धिमान हो कि सर ऑन सेट P हाउ मेनी वेज आई कैन फॉर्म सेट P, 2 की पावर n माइनस 1। हर एक एलिमेंट को चॉइस, P को बिलोंग करो मत करो, 2 2 2। लेकिन उसमें एक केस कि सर हर एक एलिमेंट ने नॉट बिलोंग टू P को फॉलो कर लिया, इतने वेज में नॉन एम्प्टी P फॉर्म हुआ। मेरे ख्याल से इतने ही वे में नॉन एम्प्टी Q फॉर्म होगा। और कुछ समझदार लोग मुझे पता क्या कहेंगे कि सर जब आप इस थिंकिंग से कर रहे थे तो आप टोटल के लिए एक छोटा सा केस ऐड कर देते बोथ, कि सर ये आपने डायरेक्टली क्यों नहीं ओवर P एंड Q, इस 4 के अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी तो बचती नहीं है। तो कुछ लोग मुझे डायरेक्टली बता रहे हैं कि सर इस तरह से जाइए 4 की पावर n माइनस, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर दीजिए, एटलीस्ट 1 इज एम्प्टी। ये आंसर। अब ये मत कहना कि सर वो Na जब लिख रहे थे तो यार जब Na लिखोगे मतलब P एम्प्टी, तो फिर 2 चॉइस कम हो गई ना, एक ओनली P वाली चॉइस कम हो गई और एक बोथ वाली चॉइस कम हो गई। तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 चॉइसेस, ओनली Q नन। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो कि सर टोटल वे ये रहा। 7th प्रॉब्लम लास्ट है ना, बस अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है। लिखोगे अभी तो आई विल नॉट माइंड, ओके। 7th क्वेश्चन यार बन जाना चाहिए था। इसका कौन सा 2 पार्ट लिखे हुए हैं, तो कोई एक पार्ट बताऊंगा, पूछो। पहला वाला पार्ट तो कुछ ज्यादा इजी नहीं है। फर्स्ट 4 डू नॉट नो द आंसर, तो फर्स्ट 4 उन लोगों में सेलेक्ट कर लो जिनको आंसर नहीं पता है, दैट इज n-2 C4। और क्या, डिवाइड बाई NC4, है ना। और बी पार्ट भी बहुत इजी है, Rth इज द फर्स्ट पर्सन हु नो द आंसर। तो एक बात बताओ, अरे ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि सर इसका मतलब है जो फर्स्ट R-1 है वो नॉट नोइंग द आंसर है। तो फर्स्ट R-1 की प्रोबेबिलिटी याद करो, ये वो क्वेश्चन हमने किया था यार, वो क्या था, 7th 12th टेस्ट में डिफेक्टिव आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए ना कि सर अगर पहला पर्सन Rth है हु नो द आंसर, तो जो R-1 है वो नॉट नोइंग द आंसर है n-2। तो फर्स्ट लेट मी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट R-1 पर्सन। तो फर्स्ट R-1 पर्सन की प्रोबेबिलिटी ये हो गई,
फेवरेबल, टोटल। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? एंड नाउ rth person, now rth person की probability, तो I think now there are 2 person who know the answer. तो favorable is 2 and what is total? Total is कि सर we are left with n minus r minus 1 person. First r minus 1 not knowing the answer, rth person know the answer. Got it? ठीक। टेस्ट पेपर क्विकली, टेस्ट में देखना बिल्कुल ना के बराबर डाउट पूछना है ना। पेपर 1 क्विकली, बहुत इजी पेपर है। सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स, एनी डाउट? 3 and 6। अरे 3 मैं नहीं बताऊंगा यार, है ना, इतना लल्लू क्वेश्चन तो डिजर्व नहीं करता हूं बताना। ठीक है, मतलब तुमको डिटर्मिनेंट बिल्कुल नहीं आता है क्या कि बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो, सीधा रिलेशन आ गया। ऑर्डर कितना है 5, 9 की पावर 5 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर 4 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक, बस इतना हिंट बहुत है। नेक्स्ट कौन सा बोला था? अरे नंबर मिस हो गया यार। जो मैं कॉल करता हूं पहले उतना बोला करो। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस बोला है, तो दे आर 6 इन नंबर, 1 to 6। इसके आगे कुछ मत लिखो। 6th क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन फिर भी ठीक था। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको लगता है ना कि सर ये हमारा एक्सपर्टाइज एरिया का क्वेश्चन है ना, कि सर वी आर एक्सपर्ट इन ग्राफ। आप हर बार पैरामीटर सेपरेट से बहुत बढ़िया सोल्यूशन देते हो कि हटाओ लैम्डा को सेपरेट करो, मॉड अपॉन भी तुमको पता है क्या है ना। फिर तुम तो जानते हो कि सर इधर राइट साइड का ग्राफ बनाओ, तो मॉड को थोड़ी देर भूल जाओ। 2, 3 and 7 है ना। अरे बड़ी मेहनत से तुमको कैलकुलस पढ़ाई थी यार। ठीक है, मॉड को थोड़ी देर के भूल जाओ। तो तुम लोगों को तो सब याद है कि है ना सर, वो साइन स्कीम, कोई भी वाई वैल्यू 2 से ज्यादा एक्स पर नहीं आएगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लस माइनस 2 पर 0, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आया, 3 पर भी 0, 7 पर इन्फिनिटी जाना है। अरे यार ये पूरा ग्राफ मिट जाएगा मालूम है। एक सेकंड ठहरो, अभी सही ग्राफ करता हूं, है ना। फिर वापस प्लस इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू तो समझ ही रहे हो ना कि सारी इन्फिनिटी आ रही है। गलत तो नहीं बनाया मैंने? तो यार ये इन्फिनिटी से जाएगा और इसको इन्फिनिटी पर फिर इन्फिनिटी जाना है। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं क्या कि सर कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा। ठीक, यही ग्राफ है ना। लेकिन तुम इस बात को मानते हो ना कि सर जब आप मॉड खोलोगे तो ये जो आपने डॉटेड इंटरवल बोला है, इसके अलावा फंक्शन वही है जो आपने बनाया है, लेकिन इस इंटरवल में आपका फंक्शन गिवन फंक्शन का माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो मानते हो ये था करेक्ट ग्राफ ऑफ योर। कुछ लोग समझ गए? जल्दी से हाँ बोल दो। अरे हाँ बोलो यार, बस एक यस का वेट कर रहा हूं। एक यस आते ही जल्दी लिखो, जल्दी। हाँ आ गया, यस आ गया भाई। ठीक, दिस इज द फाइनल ग्राफ। तो डोंट यू थिंक सर व्हाट लैम्डा वी हैव 3 सॉल्यूशन। यू अंडरस्टैंड कि सर ये होना पड़ेगा लैम्डा। अब तुम धर्म संकट में हो
कि सर इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ग्राफ कहां टर्न हुआ है, dy बाई डी एक्स 0 से 2 पॉइंट आएंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है ना। तो तुम्हारे में से कुछ लोग जो समझदार है ना, वो पता क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये सब dy बाई डी एक्स वगैरह छोड़ो, आप तो जो रेंज वाला प्रॉब्लम है ना, वो मॉड को हटाओ, विदाउट मॉड फंक्शन लिख के, है ना, कि सर आप तो यही रहने दो क्वेश्चन कि ये था ग्राफ, ठीक। फिर कहेंगे सर आप रेंज वाला प्रॉब्लम कर दो ना, तो इसे y लेकर के क्वाड्रेटिक इन x d ग्रेटर इक्वल 0 से रेंज आएगी, मानते हो ना। तो रेंज माइनस इंफिनिटी टू दिस वैल्यू टू इंफिनिटी, ऐसा आंसर आएगा। तो तुम पहचान लोगे ना कि सर ये कौन सी वाली वैल्यू है और ये कौन सी वाली वैल्यू है, उस आंसर से इतनी तो तुमको अकल है, ठीक। तो जो भी स्मॉलर वैल्यू आई, मानते हो सर उसका माइनस टाइम्स कर दो, आपका आंसर हो गया। फिर से हाँ लिखो कि हाँ सर समझ में आ गया, कि कोई डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी, कि डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, फिर उस x पर y निकालेंगे, कि सर ये तो बहुत आसानी से हो गया। क्लियर आते हैं ना, माइनस करना मत भूलना, है ना, कि सर वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, उसकी माइनस टाइम्स वैल्यू चाहिए। इजी। अगला कौन सा लिखा था, 6। अरे बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार, 6th क्वेश्चन, ये सब तो तुम्हारे एक्सपर्टाइज में आता है। वेरिएबल प्लेन, इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान ले ए बी सी, है ना, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, नहीं अभी कुछ भी नहीं मानते, पहले सर आपकी प्रॉब्लम की मीनिंग ले ले। ये रहा प्लेन एक्स वाई जेड, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लोकस पूछा है। तो तुम तो जानते हो कि मेरा थॉट कहां से शुरू होता है, एच के एल। तुमको लगता नहीं कि सर ये नॉर्मल वेक्टर आपने दे दिया मुझको, ये जो एच आई के जे एल के कैप है, यही तो नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का परपेंडिकुलर है भाई। तो प्लेन की इक्वेशन खट से आ गई कि सर ये तो बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन दे दिया, एच एक्स के वाई एल जेड नॉर्मल वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के एल। तो इसको मन में लैम्डा पढ़ा और लैम्डा की वैल्यू निकल आई एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। जल्दी से हाँ बोलो, यू ऑल एग्री। नॉर्मल वेक्टर आते ही तुम जानते हो ना कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अच्छी तरह से जानते हो। तो मानते हो मेरे इंटरसेप्ट निकल आए, ये जो भी है अपॉन एच कॉमा 0 एंड सो ऑन, सही। तो अब तुमको लगता ना कि ये जो क्यूबिक है उसके रूट्स हैं ये तीनों नंबर, है ना। तो तुमको लगता नहीं इस क्यूबिक का जो नोन क्वांटिटी है दैट इज ओनली टेकन 2 एट ए टाइम, कि सर आपने सिग्मा अल्फा बीटा 5 है, जल्दी हाँ बोलो, क्यूबिक हैंडल करनी आती है। तो सिग्मा अल्फा बीटा इज 5, तो दिस इंटू अपॉन के प्लस अपॉन के इंटू अपॉन एल प्लस अपॉन एल इंटू अपॉन एच, सम बराबर 5। खत्म प्रॉब्लम। मैंने कहा था ना बहुत लल्लू क्वेश्चन है। वन और मोर, एनी डाउट? वन और मोर कंपेरेटिवली इजी थे, इसमें पूछना तो एक भी नहीं चाहिए वैसे, फिर भी पूछ रहे हो। है यार, पता है अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, कारण कि सर ये अभी अभी आपने इससे बेटर आइडिया का क्वेश्चन करके दिखा दिया, ठीक। तो मैं बस मैं तुमको एक हिंट ये दूंगा कि इसमें ऑप्शन चेक कर लो,
और ऑप्शन चेक करने के लिए लोगों को पता है कि वो ऑप्शन को कैसे चेक करें, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। बताओ भाई दिव्यांशु, अब तुमको फीलिंग आ गई कि मैं ऑप्शन को कैसे चेक करूंगा, किस आइडिया से चेक करूंगा? बताओ विच आइडिया आई विल यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अभी भी नहीं जान पाए? आइडिया का नाम लिखो कि किस आइडिया से क्वेश्चन 8 के ऑप्शंस को चेक करूंगा मैं। नहीं पता? आइडिया का नाम ही नहीं पता? क्या y लिख करके क्वाड्रेटिक लिख के ऐसे करूंगा मैं कि सर रेंज निकाल निकाल के देखोगे आप, और फिर गिवन कंडीशन की मदद से चेक करोगे कि किसमें आंसर ऑल रियल आ रहा है? y की क्वाड्रेटिक ऑल रियल आंसर कब दे रही है? ऐसा ग्राफ। बिल्कुल ठीक अरविंद एंड दिव्यांशु कि वो साइन स्कीम। अरे कहा तो मैंने, अभी अभी तो बताया था ग्राफ कि सर इससे बेहतर केस तो आपने अभी करके दिखाया। तो गो टू ऑप्शंस, मेक ग्राफ, फट से आंसर मिल जाएगा कि सर इस केस में आंसर ऑल रियल आ रहा है। गॉट इट? यार 11th क्वेश्चन डिजर्व करता है कि मैं इसे बताऊं? हाँ, तुमको लगता नहीं कि सर ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में? रेगुलर हेक्सागन, यूनिट रेडियस, ये एक वर्टेक्स मान करके कर दो प्रॉब्लम। तो आई थिंक A0 A1 टोटल 2 पाई बाई एन एंगल 1, तो कॉर्ड लेंथ हो गई। तुम तो जानते हो मेरा हमेशा कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मन करता है फ्रॉम सेंटर। पाई बाई एन हो गया, मतलब पाई बाई 6 हो गया। एन तो 6 है ना यार, 2 पाई बाई 6 टोटल, तो ये पाई बाई 6। तो आई थिंक 1 साइन, 1 साइन, तो 2 साइन पाई बाई 6। अब इसी तरह से जो A0 A2 है वो पाई बाई 3 हो जाएगा कि सर 2 साइन पाई बाई 3, और फिर A0 A4 इतना तो ज्योमेट्री से बोल दोगे कि सर ये दोनों लेंथ बराबर है, ये भी 2 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 2 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 3। तो मुझे लगता है कि बहुत ही, है ना, इजी क्वेश्चन है। इंटीजर, क्विकली इंटीजर प्रॉब्लम्स क्विकली। एनी डाउट? 13 13 इज अ गुड प्रॉब्लम। फिर भी तुम सोच सकते थे, लेकिन t प्लस 4/t प्लस टर्म विच डजंट डिपेंड ऑन t, मानते हो ये फंक्शन ऑफ t है, क्वेश्चन में बोला गया है इट इज ft, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये x जो है एक कांस्टेंट की तरह है? लेकिन x को तुम आर्बिट्ररी कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो एक मॉड, जरा t प्लस 4/t का ग्राफ बनाते हैं, है ना, और तुम समझ रहे हो ना कि सर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका जो फंक्शन है ना, जो मेरा इंटरेस्ट है वो 1 से 10, इसके बियॉन्ड मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तो 1 till 10, तो यार तुम लोग डिफरेंशिएट वगैरह करो कि सर t1 माइनस 4/t², तो t² बराबर 4 पर आपका ग्राफ टर्न होगा, मतलब कि 2 पर। तो 1 पर डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा कि सर ये इंफिनिटी से आ रहा है। मैं सिर्फ अपने काम के पोर्शन को दिखा रहा हूं। 2 पर टर्न हुआ और फिर ये इंक्रीज करने लगा, ठीक, और 10 तक आप चले जाओ, तो मेरा इंटरेस्ट 1, तो 1 पर इसकी वैल्यू आई है, मैं t प्लस 4/t की बात कर रहा हूं 5, और फिर 2 पर वैल्यू आई है 4। गलत किया हो तो बताना, ठीक। और फिर ये 10 पर वैल्यू लिखो या नहीं लिखो, डजंट मैटर,
कि सर 10 पर ये कुछ 10 + 4/10 आ गया। ठीक, नाउ यू आर एडिंग टू इट ए नंबर, और इस नंबर को तुम लोग तो जानते हो कि सर ये तो हमारा फेवरेट नंबर है, a sin b cos। तो क्या ओरली डिसाइड कर पाए कि सर ये नंबर -5 से 5 में लाई कर रहा है? x तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक। अब मुझे बताओ मॉडुलस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। जल्दी बोलो। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो क्वांटिटी जब तक 5 है, 5, तो इसकी वैल्यू 5 हिट एंड ट्रायल से निकालो कि सर ये दोबारा 5 कब आता है? तो t + 4/t बराबर 5 2 के राइट में कहां पर आता है? बताओ भाई, 4 पर। अरे t को 4 पुट करके देखो लो भाई, दिमाग में जा रहा है? तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर ये जो 1 से 4 है आपका t + 4/t 4 से 5 में लाई कर रहा है? तो तुमको लगता नहीं कि सर इस नंबर को बाय एडिंग जो भी आपने नंबर लिखा है आई कैन मेक 0? एक बार सोच करके हां बोलो। t + 4/t plus something will become 0 only in this interval। 1 से लेकर 4 इंटरवल में 0 बनेगा। अरे जब इसकी वैल्यू कि सर एट सम t जो वैल्यू है वो 4.3 है मान लो, तो डोंट यू थिंक कि वो a sin + b cos, मैं कहूंगा कि टेक दैट x वेयर दैट नंबर इज -4.3 विच इज पॉसिबल। यू नो वेरी वेल कि सर -4.3 होता है, -5 से 5 सारी वैल्यू लेता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मानते हो तुम तो बच गए कि सर ये पूरा 1 से लेकर 4 तक आपका जो मिन है ना, मतलब योर एफ टी इज 0। सोचो 1 से 4 योर एफ टी इज 0, है ना? एंड 4 to 10, नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन मिन। तुमको लगता नहीं सर ये इंक्रीजिंग है और ये 5 से मोर है, तो टू गेट मिन वैल्यू अब तो तुम्हारा मॉड प्लस वो हाई फाई क्वांटिटी a sin b cos, तो मुझे लगता है कि तुम कहोगे कि सर मिन वैल्यू जो है ना वो ये आएगी। सोचो, अरे योर मॉडुलस विल ओपन बाय पॉजिटिव साइन। अब वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्वांटिटी 5 से मोर है एंड यू आर एडिंग टू इट, है ना? 5 से मोर क्वांटिटी है और उसमें तुम जो क्वांटिटी जोड़ रहे हो वो -5 और +5 के बीच में है, तो वो हमेशा प्लस खुलेगा। आई बात समझ में? तो t + 4/t -5 यही मिन होगा। तो मानते हो सर ये क्वेश्चन हो गया है, तो कर देना इंटीग्रेशन, तो इससे जो भी आंसर आता है वो करेक्ट आंसर है। इजी था ना क्वेश्चन? एनी अदर क्विकली, जल्दी खत्म करो यार डिस्कशन। बताओ भाई, अप टू 18 एनी अदर? 17 एंड 18। 18 तो देखो मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं है ना? क्योंकि इसे जो लोग नहीं कर पाए वो लोग सोचे क्यों नहीं कर पाए कि सर एक तो क्लास का पढ़ाया हुआ एज इट इज आ गया और हम नहीं कर पाए। हाँ, तुमको पढ़ाया नहीं है तुम्हारे टीचर ने कि मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन में एरिया मिन कब आता है? बताओ, y = FC लाइन, कुछ याद आ रहा होगा कि सर जब वो लाइन मिड पे कट करती है तब मिन आता है। तो मेरे ख्याल से एक आंसर तो डायरेक्ट हो गया कि जो अल्फा है वो हाफ है, हाफ। अब रहा मैक्स,
तो तुम्हारे टीचर ने बताया नहीं तुमको कि मैक्स या तो 0 पर आता है या 1 पर आता है। तो मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है, तुमको लगता नहीं सर ये पावर मोर देन 1 का ग्राफ है? तो पावर मोर देन 1 के ग्राफ तो इस तरह के हुआ करते हैं, कॉनकेव अप। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना? कॉनकेव अप चाहो तो 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कि सर आपका फंक्शन कॉनकेव अप है, और 0 और 1, 0 पर वैल्यू 0 है और 1 पर वैल्यू 4 है। तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये हो गया हाफ एरिया, कि सर ये ट्रायंगल इक्वल एरिया। तो क्या तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर तुम्हारा कर्व का एरिया F0 से लिया तो ये एरिया आएगा, और अगर F1 से लिया एरिया, आई थिंक ये है ना F1 लाइन, तो ये एरिया आएगा। तो बताओ कौन सा एरिया बड़ा है? A इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 या अल्फा इक्वल टू 0? किसके साथ एरिया ज्यादा है? अल्फा इक्वल टू 1। कुछ लोग समझ गए भाई? था ना एकदम लल्लू क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में तुम लोग को आदत में नहीं आया कि सर ये तो क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन है ना, जो कि हम लोग को रट गए हैं कि एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर उसी को पुट कर दो। याद आया? तो 17th प्रॉब्लम मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, मालूम है? x नहीं, y में। उससे बहुत फट से हो गया था। with respect to y if I differentiate, तुम तो जानते हो है ना, माइनस माइनस बिकम प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। फोर एक्स वाई क्यूब, सॉरी 4x क्यूब वाई, 4xy क्यूब। डिफरेंशिएट एक बार देखना, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? वाई क्यूब का डेरिवेटिव मैंने सही लिख दिया क्या? सही है? तो अब तो तुम जानते हो कि सर इसमें हमारा एक्सपर्टाइज है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगला स्टेप पुट एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, पुट वाई। तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसमें वाई को 0 डाल दिया। देखो कितना इजी हो गया। एक्स एफ डैश, एक्स एफ डैश, 2x एफ डैश, माइनस एफ एक्स, 2f(x), 4x क्यूब, 2x क्यूब। अब तुम लोग की कैलकुलस इतनी एक्सीलेंट हो चुकी है कि तुम लोग इसको मुझे लीनियर से करने के बजाय कि सर x से डिवाइड कीजिए, हमारा फेवरेट मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कीजिए, है ना, कि सर अब तो कैलकुलस खत्म हुए जमाना हो गया, अब तो हमारे एक्सपर्ट जोन में है। तो लोग मुझे कहेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन रूल दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए क्या आपको दिख रहा है कि यार वो जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश को देखकर एक बार मन में विचार आता है कि कहीं ये क्वेश्चन रूल तो नहीं, और देखो सोचा और वाकई में निकला कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन रूल है। ठीक है ना? बस इसके आगे यू कैन हेल्प योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन का यूज कर लेना, आराम से फंक्शन आएगा, फिर वो जो तुमसे पूछ रहा है वो कर लेना। कुछ लोग समझ गए ना बात को कि सर मैथ्स काफी आसान है ना? सारे मत पूछो यार, 14 पूछ रहे हो। अरविंद 14 में तुमको बताऊं क्या है, तुमको एग्जामिनर ने बेवकूफ बना दिया एक्चुअली। इतना हाई फाई एक्सप्रेशन लिखा कि तुम डर गए, अननेसेसरी बुद्धू बना के चला गया। x नॉट नेचुरल है, y नॉट नेचुरल है,
तो पता है y नॉट प्लस 1 नेचुरल नंबर, x नॉट स्क्वायर -11 इंटीजर में भी नेगेटिव बराबर -4। तो तुमको लगा नहीं कि वाकई में बेवकूफ बन गए सर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -4। लेकिन ध्यान रखना जो y नॉट प्लस 1 है उसको नेगेटिव मत लेना क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। y नॉट प्लस 1 भाई, तो -4 के केस बना दो कि सर -2 इंटू 2 -4 इंटू 1 इंटू 1 वैसे आएगा ही नहीं क्योंकि y नॉट प्लस 1, अरे ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है भाई, y नॉट नेचुरल था ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो, तुम -4 इंटू 1 का केस लोगे ही नहीं कि सर मत लेना, समझ गए ना। तो सिर्फ एक ही केस बना -2 2। हाँ बोलो। तो इससे फट से x नॉट y नॉट निकल गया, और एक बार x नॉट y नॉट निकल गया तो सर ये तो कर्व को डिफरेंशिएट करके ऑन x नॉट y नॉट नॉर्मल लिखो, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो कह रहा है, फिर एरिया निकाल लो। था ना इजी क्वेश्चन। एनी अदर क्विकली? डिस्कशन ओवर। हाँ बोलो जल्दी। डन, चलो। बाकी अच्छी बात यह है कि तुम लोगों ने मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है ना, कि सर सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो था $0 -10 to 10, उसमें बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट यूज हुए थे, रोल्स यूज हुई थी, उसमें IVT यूज हुई थी, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था। फंक्शन पीरियोडिक निकल आता है विद पीरियड 4। फिर लोग जो हैं f'1 -5 से फटाफट बताते जाते हैं कि सर f'1 5, f'5 इज ऑल्सो 5, f'9 इज ऑल्सो 5, उधर 4 पीछे भी चले जाए, है ना। और इसी तरीके से f'0 0 आ जाता है, सही है ना। f'0 0 आ जाता है डिफरेंशिएट करके, तो f'0 0, f'4 0, f'8 0, f'-4, f'-8, ये सब 0 हो गए। और फिर मानते हो कि सर ये जो f - x बराबर f है, इससे f' - x बराबर -f' भी आ जाता है। अब बता दे रहा हूं, ठीक है ना। नहीं वैसे किसी ने क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था एक्चुअली, ठीक। तो मानते हो f' - x बराबर -f', तो मानते हो वैल्यू 1 पर -5 है, तो -1 पर +5 होगी, समझ पा रहे हो। इसी तरह से तुमने मुझे -5 वैल्यू 5 पर बताई थी कि सर 5 पर भी -5 है, तो फिर -5 पर +5 होगी, और इसी तरह से कुछ समझ पा रहे हो। तो मैं तुमको वो पॉइंट्स बता दूंगा कहां -5 है कहां +5 है। अब तुमको लगता है कि सर IVT से 0 निकलते जाएंगे, है ना। तुमने कहां कहां मुझे -5 वैल्यू बताई, तुमने -5 वैल्यू मुझे बताई एट 1, एट 1, एट 5, एट -3, एट -7, -7, एट 9। गलत तो नहीं जा रहा हूं, सही है ना। तो +5 कहां कहां आएगा, 7, 3, -1, -5, -9। तो IVT, डोंट से कि सर -9 से -7 IVT, क्यों, क्योंकि मुझे एक पॉइंट -9 से -7 का पता है जहां डेरिवेटिव 0 है, वो है -8। तो -9 से -7 पर आई कैन नॉट से कि देयर इज सम नंबर अदर देन -8 वेयर डैश इज 0, समझ पा रहे हो। तो -9 से -7 नहीं, लेकिन -7 से -5 में मैं गारंटी बोल सकता हूं कि कोई तो नंबर है जहां डैश 0 होगा।
क्योंकि तुमने मुझे डैश जीरो कहां कहां बताया था, -8 पर बताया था, उसके बाद तुमने मुझे सीधा -4 बताया। तो मानते हो तुमने मुझे -7 से -5 में एक भी नंबर नहीं बताया। तो बाई आईवीटी -7 टू -5 एटलीस्ट 1 दिमाग में जा रहा है। इसी तरह से अब ये मत बोलना कि सर -5 से -3 नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे -4 बता रखा है। अब -3 से लेकर -1, कुछ सोच समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो -3 से -1 गारंटी देयर इज अ नंबर जहां डैश जीरो है। तो ऐसे करके तुमको नंबर मिल गए होंगे कि सर कितने नंबर पर डैश जीरो आया। तो मुझे जितना ध्यान आ रहा है 9 आते हैं, है ना, कि सर -8, फिर आपने -7 से -5 के बीच में एक मिनिमम एक बता दिया, फिर उसके बाद आपने -4 बताया, फिर उसके बाद आपने -3 और -1 के बीच में मिनिमम 1 बताया, फिर आपने 0 बताया। तो इस तरह से करते करते मिनिमम 9 पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां डैश जीरो आता है। और अब लोग जानते हैं कि सर अब रोल्स लगाते जाइए इंटरवल्स में, मिनिमम 1 मिनिमम 1 मिनिमम 1, तो उससे आंसर 8। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो फाइनली डिस्कशन ओवर। बी प्रिपेयर्ड कि जेईई एडवांस में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिखेंगे तुमको, और जेईई मेंस में कुछ हद तक कि सर 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखने की संभावना है। हाँ शीट में था ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं मिनिमम। चलो एलिप्स करना है ना आज तो। ओपन करो भाई बुक, एक्सरसाइज 32 जो प्रॉब्लम बोल रहा हूं उसे अटेम्प्ट करना है तुमको। डू क्वेश्चन नंबर 11 राइट नाउ। आफ्टर फिनिशिंग 11 you will go for 16, इसे करने के बाद you will go for 3 करो। एलिप्स का डेफिनेशन था यार PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट। ये एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है एलिप्स के। एलिप्स को हम लोग PF बाई PM बराबर E वेर E इज लेस देन 1, ये तो डेफिनेशन होती ही है, बट देर इज ऑल्टरनेट डेफिनेशन टू एलिप्स कि 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट का सम कांस्टेंट। ये था यार, स्टार्टिंग यहीं से तो हुई थी, PF1 प्लस PF2, इधर से ही तो शुरू हुआ था तुम्हारा लेक्चर। कोई कोई एक मुझे कंफर्म करो कि यहां से ही तुम्हारा लेक्चर शुरू हुआ, जितना मुझे ध्यान है। अरे कोई तो हाँ बोलो, था ना? एंड दैट कांस्टेंट शुड बी, इसको 2a बोला, एंड दैट कांस्टेंट इज, नहीं था 2a मोर देन F1 F2। अच्छा ठीक है, मत कंफ्यूज हो, अगर नहीं था तो इसका मतलब पैराबोला के आखिरी लेक्चर के एंड में कहीं चला गया,
सेकेंड्स में, है ना। तो वो हार्डली 5-10 मिनट्स का कुछ होगा। तो वो मैं ढूंढ करके तुमको डाल दूंगा, ठीक है, कि ये आखिरी के 15 मिनट देख लो। ठीक। अच्छा, तो मैं देख लूंगा, है ना वो। हो सकता है पैराबोला के आखिरी लेक्चर में कहीं एंडिंग में मैंने शुरुआत कर दी हो एलिप्स की, है ना। करो करो। हाँ यार, बुक में सबकी बुक तो एक ही है, एस एल लोनी तो एक ही किताब है भाई। ठीक है। करो, तब तक मैं तुम्हारा इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ, है ना। कि कहाँ गड़बड़ हुई है। हम्म। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। हो गया। This locus comes to be ellipse. Locus of point P will be ellipse. ठीक है। This is already done. अच्छा, ऑलरेडी डन। इसका मतलब ये पैराबोला के लास्ट लेक्चर में कहीं स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक ठीक कह रहे थे तुम। अब अभी अभी ढूंढ करके तुमको बताता हूँ, है ना।
मिल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 hour 27 minutes। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, हार्डली 20 मिनट्स का देखना है बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके, आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम अब तक हो जाना चाहिए था। इंक्लिनेशन टू मेजर एक्सेस। अरे बस 15 मिनट का है, बस वो 15 मिनट देख लो यार, है ना, क्योंकि अब तो वैसे ही मैं कुछ भी शेयर नहीं करूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, वो 15 मिनट मैनेज कर लेना। स्क्वायर ऑफ हुज लेंथ, कोई एक पार्ट बता देता हूं ना, कोई कोई सा भी पार्ट ले लो। लेट्स से हार्मोनिक मीन, थर्ड पार्ट। तो प्रॉब्लम इज लेंथ, स्क्वायर ऑफ हुज लेंथ। ठीक, डायमीटर तो तुम लोग जानते ही हो, लाइन थ्रू सेंटर, है ना, लाइन थ्रू सेंटर। यू आर इंटरेस्टेड इन लेंथ और तुम इंक्लिनेशन भी पूछ रहे हो, तो तुमको क्या इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म की फीलिंग नहीं आई कि सर आप इंक्लिनेशन बोल रहे हो, आप लेंथ की बात कर रहे हो, तो लेट मी टेक दिस टू बी आर। और तुमको लगता नहीं कि सर इसका अपोजिट पॉइंट, ये दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन होगा। अगर ये अल्फा बीटा है तो ये गारंटी माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। सोचो सोचो, ठीक है ना, सोच लिया है ना। तो आर कॉस आर साइन, आई थिंक आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई टू एलिप्स। इस बार तो जो लेंथ है, लेंथ इज 2r, है ना। तो प्रॉब्लम इज हार्मोनिक मीन बिटवीन स्क्वायर्स ऑन मेजर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस का मतलब है 2a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मेजर, स्क्वायर ऑफ माइनर, एचपी। आई थिंक यू ऑल नो कि मुझे एचपी नहीं आती। 1/2r का स्क्वायर रेसिप्रोकल इन एपी। देखना मैंने सही लिख दिया क्या, यही है क्या प्रॉब्लम? इज दिस करेक्ट? आर इन एचपी, मैंने थर्ड पार्ट कर रहा हूं। नाउ आई सपोज कि 1/r² को आई पुट, यार इसको मैनेज करो कि सर 1/r² बराबर 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2, चलो हटाओ, 2/r²। नाउ आई थिंक 1/r² यहां से पुट कर लो। अब तुमको लगता नहीं कि सर इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी ठीक है कि हम यहां से आपको tan थीटा दे देंगे? इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है।
इसे बहुत लल्लू बातें तो 1/a² tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर डिवाइडेड है, obviously cos square divided here also, that is sec square 1 plus tan square. Done. So you will get tan square theta, which is inclination, tan theta inclination slope. मेरे ख्याल से 11th प्रॉब्लम के तीनों पार्ट विल बी डन लाइक दिस. अगला करो 16 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. मुझे नहीं लगता कि इस बात पे तुमको कोई दिक्कत होगी कि सर इस पॉइंट का अपोजिट पॉइंट क्यों डायमीटर. एक्स, मेरे ख्याल से एलिप्स की इक्वेशन को x, y माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई सेटिस्फाई करता है. हाँ बिल्कुल, अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स ही पढ़ेंगे हम. कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट भी चैप्टर होता है ना, तो इसलिए तुम चिंता मत करो. कोनिक सेक्शन को मैंने लाइटली लिया, लेकिन वो भी तुम देख रहे हो कि सर कोनिक में फायदा हो गया है ना. I know hyperbola is remaining, don't worry. इलेवेंथ का टॉपिक था यार, हाइपरबोला नहीं. वहां टी स्क्वायर आएगा. अरे मैंने tan स्क्वायर को टी बोला है, समझो, तो कोई मिस्टेक थोड़ी है. tan स्क्वायर थीटा को मैंने टी लिखा है. अभी समझ के बात को, है ना. क्विकली नई लैंग्वेज बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी पॉइंट P. ऐसा थोड़ी होता कि सर सवाल ही नहीं समझ पाए. एनी पॉइंट P ज्वाइंड टू एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस. कौन है एक्सट्रीमिटी मेजर एक्सिस का? दिस पॉइंट ज्वाइन P टू एक्सट्रीमिटी ऑफ मेजर एक्सिस. डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेप्टेड बाय देम. ये लाइन इंटरसेप्ट किया डायरेक्ट्रिक्स को एट दिस पॉइंट, इट इंटरसेक्ट्स. नाउ सेम पॉइंट P को ज्वाइन किया अदर एक्सट्रीमिटी,
इट इंटरसेक्ट डायरेक्ट्रिक्स एट दिस पॉइंट, तो पोर्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेप्टेड, मानते हो ये है वो पोर्शन क्यू आर। मेरे ख्याल से अब मीनिंग अब समझ आया, ठीक। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए था कि सर ये क्यू आर की बात कर रहा है। नाउ क्यू आर सबटेंड 90 एट करस्पॉन्डिंग फोकस, तो अगर ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग फोकस इज ए ई। प्रूव करो कि ये 90 एंगल होगा। सही है ना? करो, अब जल्दी करो। बहुत टाइम ले रहे हो यार। हाँ, तुमको लगता नहीं सभी लोगों को कि सर ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। सही कहा मैंने? तुम तो जानते हो कि मैं स्लोप से क्वेश्चन करूंगा। माइनस ए, दिस इज सम थीटा, ए कॉस बी साइन। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर आप इसको ए बाई ई कॉमा वाई वन मानोगे और स्लोप बराबर स्लोप, यही करूंगा मैं और क्या। तो इसको ए बाई ई कॉमा वाई वन, मन में वाई वन रीड करो, है ना। तो वाई वन माइनस जीरो अपॉन ए बाई ई प्लस ए। नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट स्लोप। कॉट का स्लोप किसी को याद है कि सर कॉट की इक्वेशन होती है एक्स बाई ए कॉस प्लस वाई बाई बी साइन बराबर कॉस सम ऑफ एंगल बाई टू, सम ऑफ एंगल बाई टू, डिफरेंस ऑफ एंगल बाई टू। याद आया? तो तुमको लगता नहीं सर ये तो थीटा पॉइंट है, पैरामेट्रिक की बात कर रहा हूं। मानते हो ये थीटा इक्वल टू पाई है, कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से थीटा प्लस पाई बाई टू। मेरे ख्याल से तुम्हारा पर्पस तो सिर्फ यहां से सॉल्व हो जाएगा ना कि सर इसका स्लोप माइनस कॉट थीटा बाई टू प्लस पाई बाई टू बी बाई ए। कुछ लोगों को समझ में आया मैंने क्या कर दिया? आना तो चाहिए यार। अच्छा बताया कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है ना।
टू द पॉइंट बात बता दी, और क्या चाहिए। तो आई थिंक y1 कम्स आउट माइनस बी, ये +10 हो गया ना कि सर हम लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आती है। b tan थीटा बाई 2, a कैंसल्ड, इंटू के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, 1 + 1/e। देखना आइडिया क्लियर। कोऑर्डिनेट, अब तो तुम समझ गए कि सर सेम यू आर गोइंग टू डू हियर, a/e, y2, तो विद दिस पॉइंट y2 a/e माइनस a इज स्लोप बराबर, अब की बार 1 इज थीटा, 1 इज 0, थीटा इक्वल टू 0, तो समझ गए ना सर, थीटा +0/2, so this time slope comes out minus b/a cot θ/2, है ना इजी कैलकुलेशन। तो योर y comes out माइनस b 1/e माइनस 1, चलो इसको प्लस बना देते हैं ना, प्लस 1 माइनस 1/e cot θ/2। देखना मैंने कोऑर्डिनेट सब परफेक्ट लिख दिया। बस अब तो तुम समझ रहे हो कि सर अब m1 m2 की तरफ चला जाए। स्लोप ऑफ दिस QF1, तो QF1 का स्लोप b 1 + 1/e tan θ/2 माइनस 0 अपॉन a/e माइनस ae, है ना, इनटू, अरे m1 m2 -1 प्रूफ करना है, स्लोप ऑफ दिस cot θ/2। देखो भयानक टर्म तो कट गई कि सर सबसे भयानक तो थीटा था, देखो थीटा कट गया, सही है ना, a/e माइनस ae। एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन सब ठीक तो है ना, कि हाँ सर सही जा रहे हो आप, नहीं, b² अपॉन a² 1 + e अपॉन 1 माइनस e², होल स्क्वायर, सही। तो आई थिंक हो गया रे, तो b² अपॉन 1 माइनस e² इंटू a², है ना। कोई छोटी सी एरर हुई है, हाँ मिल गई, एरर मिल गई, जल्दी मिल गई। वो 1 माइनस ई नहीं है, वो e-1 है कि सर यहां आपने थोड़ा सा गलत कर दिया एलसीएम में, समझ गया ना। तो कोई बात नहीं, अब तुमने 1 माइनस ई लिख दिया है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस, हैप्पी। अरे यार आंसर में -1 आना था, वो तो +1 आने लग गया था, नहीं कि सर अब आ गया ये b², तो योर आंसर -1 था ना। इजी प्रॉब्लम, क्विकली 23 क्विक। वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है ना। तुम लोग की डेफिनेशन ऑफ एलिप्स मिस हो गई ना, वो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स मैंने भेज दिया है, कि वो एक लेक्चर में आ गया था पैराबोला के,
आखिरी के 20 मिनट, वो मैंने मेंशन कर दिया है कहाँ से देखना है। ट्वेंटी थ्री क्विकली। होमवर्क कल अच्छे से एलिप्स को थॉरो होके आना है ना। कल थोड़ा सा फास्ट प्रॉब्लम्स करके कल एलिप्स को एंड करेंगे, ठीक है। होमवर्क में एक तो पेपर 2 डिस्कस होगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग एक्सरसाइज 2, कल एक्सरसाइज 2 को एंड करेंगे। राइट। और तो नहीं ना, एक्सरसाइज 3 के 5 क्वेश्चन, हाँ ये भी बोले थे, बिल्कुल ठीक। एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट 5, बस इतना ही होमवर्क बहुत है, ठीक है। कल का होमवर्क मेरे ख्याल से 23 इज ए इजी प्रॉब्लम। Line of fixed length move, its ends are two fixed perpendicular lines are always on। तो तुमने फट से टू परपेंडिकुलर लाइन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया होगा। ऐसे ही क्या होगा सर, ये है ना बढ़िया परपेंडिकुलर लाइंस। तो रॉड की लेंथ a प्लस बी, इसका एंड x पर है, इसका एंड y पर है, लेंथ a प्लस बी। लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड इनटू a इनटू b, a इज टू b, टोटल लेंथ a प्लस बी। रॉड स्लाइड हो रही है ना कि सर रॉड स्लाइड हो रही है, तो आई थिंक h कॉमा k इजी है ना। एट एनी पोजीशन, तो रेशियो से कर दो क्वेश्चन को या लेंथ से कर दो, जैसा भी समझ में आए कि सर ये एच के है ना, तो ये कोऑर्डिनेट निकल आएगा। और फिर आप लेंथ a प्लस बी करके प्रॉब्लम खत्म कर दो कि ये कोऑर्डिनेट कितना है। तो तुमको एक्सटर्नल रेशियो लगाना आता है ना, तो मेरे ख्याल से a इज टू a प्लस बी है ना, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो लोग समझ गए कि सर a को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से। एक्सटर्नल रेशियो आज भी तुम लोगों को लगाना आता होगा। सॉरी गलत बोल दिया, हाँ सही बोला है, a इंटू 0 एंड a प्लस बी इंटू एच माइनस a इंटू 0, सही कहा ना मैंने, अपॉन a प्लस बी माइनस a, दैट इज b। सो दिस कोऑर्डिनेट a प्लस बी अपॉन b h कॉमा 0।
एंड सेम वे, अरे थीटा से करो या इससे कर लो, अब मैंने एच के से कर दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो बाई थीटा, कि सर मैंने तो इसको थीटा लेकर के, बहुत तरीके हैं, है ना, कि सर मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है कि इसको आप पता नहीं कितने तरीकों से कर सकते हो, नहीं कि ये हो गया ए, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा के आ गया, और जो ज्योमेट्री वाले लोग हैं कि सर ये थीटा और ये एच है, एच, तो बी, बी कॉस थीटा, सही कहा ना मैंने कि सर डायरेक्टली अगर आप थीटा मानते हो तो देखो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये हाइट, लेकिन ये हाइट तो के है, और ये लेंथ फ्रॉम राइट ट्रायंगल बी कॉस थीटा है, लेकिन बी कॉस थीटा तो एच है, समझ गए कि सर दिस पे ऑल्सो आई कैन डू, था ना इजी प्रॉब्लम, विच इज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1, गॉट इट। बाकी ये सॉल्यूशन भी मैंने खराब नहीं दिया है कि सर सेक्शन फॉर्मूला एच के से बी इज टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा विद के, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, ए प्लस बी इंटू के माइनस बी इंटू 0 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी विच इज ए, सही है ना। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कि सर ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस ए प्लस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर, तो यूजिंग लाइक दिस, डूइंग लाइक दिस ऑल्सो आई गॉट द आंसर, था ना सर। चलो भाई, कल एलिप्स को आई विल एंड, ओके, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर के आना, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।